अच्छा मैम, ओवरऑल जो आपका 14-15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? तो मेरे लिए भी ये सिखाने से ज़्यादा सीखने का मरहला ज़्यादा रहा। कोई ऐसा मोमेंट बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एजुकेशनिस्ट जो आपके दिल के बहुत करीब है? इतना भी स्टिफ आप ना हो कि वो बच्चा अपना प्रॉब्लम आपसे शेयर ना कर सके, और आप इतने ओवर फ्रेंडली भी ना हो कि बच्चा आपको फॉर ग्रांटेड। मेरा वे ऑफ treating the boys of college would be totally different than the way I used to treat the kids of early learning. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं और ऐसी स्टोरीज़ आपके सामने रखते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले और जिन लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, वाक़तन किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। इनका फैमिली बैकग्राउंड और इनकी अपनी जो लाइफ है और स्ट्रगल है वो बीइंग अ टीचर हो या ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो या फिर एज अ ट्रेनर जो ये काम कर रही हैं वुमेन डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए, वो बिल्कुल एक मुनफरिद है और डिस्टिंक्टिव वर्क है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इनका 15 साल पे मुहित एजुकेशन सेक्टर के साथ एक्सपीरियंस है। ये शोबा तालीम व तदरीस के साथ भी मुंसलिक हैं और इसके अलावा कई इदारों के, कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लीड रोल्स पे भी काम कर चुकी हैं। हम आज इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने टीचिंग का रुख कब, क्यों और कैसे किया और अब ये किस किस तरह से अपने काम को आगे लेके चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा पराचा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, आप कैसे हैं? थैंक मैं यू सो बिल्कुल मच फॉर calling me here and give me the opportunity to मैम share my words. सही। मैम पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। मैम मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा, आज से अगर हम 15 साल पीछे चले जाएँ, जब आपने टीचिंग में आने का सोचा और आपने चूँकि मुझे बताया कि आप बचपन से बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि मैंने एजुकेशन सेक्टर में ही जाके सर्व करना है, इसके पीछे आपका विज़न क्या था? ये अली सफ़र बहुत बहुत पुराना है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन अ स्कूल। देखिए, आप बचपन से अपने टीचर्स को आइडियलाइज करते हैं, ठीक है। हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमें एक परसेप्शन दिया जाता है कि असातिज़ा का आप पे वो कर्ज है जो आप लौटा नहीं सकते। मेरी एक आयरिश टीचर थी, सिस्टर पेट्रिशिया, आई वुड मेंशन हर नेम हियर। उन्होंने मुझे एक पैराडाइम शिफ्ट दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, आप हमें कैसे वापस नहीं कर सकते, यू कैन पे अस बैक एंड यू कैन पे अस बैक विद द इंटरेस्ट। सो दैट वाज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग थॉट फॉर मी। उनके जी कैसे? उन्होंने कहा सिंपल, जो हमने आपको दिया उसको आगे दें और जो आगे जिनको दे रहे हैं उनको सिखाएं कि वो और आगे दें। सही। सो कीप दिस चेन बिल्डिंग। बिल्कुल ठीक। सो आई वाज इन माय 9th standard, आई वाज हार्डली 14-15 एंड आई वाज क्लियर। So I got into academics by choice, not by chance. Usually पाकिस्तान के अंदर एक थॉट होता है कि आप टीचर जो बनते हैं बन गए, आपके पास और कुछ नहीं है और आप उसमें आ जाए। तो मैं आई वाज वेरी सॉर्टेड एंड क्लियर कि मुझे इसी में आना है। अच्छा मैम, ओवरऑल जो आपका 14-15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा और आप आज अपने आप को कितना सेटिस्फाइड फील करती हैं? ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे ख्याल से बीइंग अ टीचर आप सीखते ज़्यादा हैं और सिखाते कम हैं। बिकॉज नॉट बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ ट्रेनर, I would grade say if you train and if you teach 40%, 60% is something you learn yourself. And by the passage of time it makes you more better person. बिल्कुल ठीक। तो मेरे लिए भी ये सिखाने से ज़्यादा सीखने का मरहला ज़्यादा रहा। हर जगह से एक नई नई चीज़ सीखी। सो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक एडिशन मेरी पर्सनैलिटी की ज़्यादा बनी सिखाने के कंपैरिजन में। मैम टीचिंग के साथ साथ आप आहिस्ता आहिस्ता एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स पे भी आई, कई इदारों को, कई स्कूल्स को आपने हेड भी किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कैसा रहा और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आके आपने कितना डिलीवर किया? मैं यहाँ पे एक स्लाइड बैकग्राउंड दूंगी कि हमारे मुल्क में 3 डिवाइड्स हैं एजुकेशन की, ठीक है। सो मुझे जब एक वो जो आपके टॉप नॉच स्कूल्स हैं, एक जो आपके मिडिल स्कूल्स हैं, एक आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर है, और आज अनफॉर्चुनेटली हम एक उस टाइम लाइन में हैं कि उनमें इतने मेजर कॉन्ट्रास्ट्स हैं कि वो 3 बच्चे अगली जनरेशन के आपस में मिंगल आउट कर नहीं सकते। सो मेरा फोकस जो था एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स के ऊपर वो ये था कि हम उनके करिकुलम्स तो
चेंज नहीं कर सकते, बट हम टीचिंग मेथडोलॉजीज इनकलकेट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी, अगर हम अपने टीचर्स की ट्रेनिंग्स के ऊपर काम करें और हम हर एक सेक्टर के अंदर टीचिंग मेथडोलॉजी सिखाएं, ठीक है, तो हम ये वाला जो एक बड़ा मेजर गैप है हम उसको ब्रिज आउट कर सकते हैं। सही, सो मेरा मेन फोकस यही था कि मेरे टीचर्स मेरी एकेडमिक पोजीशंस के ऊपर अच्छे ट्रेंड हों, सही, उनको एक्टिविटी बेस्ड एंड प्रैक्टिकल बेस्ड टीचिंग आए, सही, और उनकी टीचिंग टीचर सेंटर्ड टीचिंग ना हो, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, ट्रेनिंग जो है आपने करवाई, उनमें अभी कुछ चीज़ों का तो आपने जिक्र कर दिया मेरे पूछने से पहले ही, लेकिन ज़्यादातर किन टॉपिक्स पे आपने काम किया? टीचर्स ट्रेनिंग पे तो आपने यकीनन किया, लेकिन पेरेंट्स के हवाले से और बाकी जिन चीज़ों को आपने एड्रेस करने की कोशिश की, वो क्या क्या थी? मेरा जो ट्रेनिंग करियर बेसिकली स्टार्ट हुआ था जब, तो वो पेरेंटिंग सेशंस के साथ हुआ। सही, और मेरा बहुत बड़ा फोकस है कि हमारे बच्चे अमूमन एक बड़े, वो एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ इसलिए होते हैं कि वो माहौल जो उनको बाहर स्कूल में मिलता है और जो उनको घर में मिलता है वो बहुत फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हम जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक क्लासरूम के अंदर फॉर इंस्टेंस 30 बच्चा है, वो 30 बच्चे नहीं है, वो 30 डिफरेंट फैमिलीज है, बिल्कुल ठीक, और हर एक बच्चा अपने एक उस फैमिली कल्चर को डिपिक्ट कर रहा है। सही, ठीक है, सो हमें एजुकेशन के अंदर जब हम पेरेंट्स को एजुकेट कर रहे होते हैं तो आप टेक्निकली उनको एक गाइडलाइन दे रहे हैं पेरेंटिंग की। अब आहिस्ता आहिस्ता आई एम रियली हैप्पी कि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। इंटरनेशनली तो पेरेंटिंग सेशंस इवन बच्चों की पैदाइश से पहले पहले हो रहे बिल्कुल होते ऐसे, हैं। बिल्कुल ऐसे, यहाँ ठीक पे है, वो कॉन्सेप्ट नहीं था। या अब आप हैरान होंगे, इंटरनेशनल अगर आप रिसर्च करते हैं कि वो बच्चियां जो 22-23 साल की हैं, द मोमेंट दे स्टेप्ड इनटू देयर प्रेगनेंसी, सही, दे स्टार्टेड हैविंग द पेरेंटिंग सेशंस। बिल्कुल ठीक, और यही रीज़न है कि वो बच्चे जो हैं वो एक ही किस्म का माहौल ले रहे होते हैं अपने घरों में भी और अपने स्कूल्स में भी। सही, सो ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई, पेरेंटिंग सेशंस हुए, फिर मैंने आइल्स ट्रेनिंग्स दी, बिकॉज हमारे करियर के अंदर पाकिस्तान किसी भी फील्ड में आप जाएं तो अंग्रेज़ी एक वो ज़ुबान है जो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड देती है, सही, इट गिव्स यू वेरी स्ट्रॉन्ग बैकिंग। और उसमें भी एक जो चीज़ मैंने देखी थी कि बड़ा अजीब अलमिया है इस मुल्क में कि यहाँ पे अंग्रेज़ी उर्दू में पढ़ाई जाती है। और जो अंग्रेजी सब्जेक्ट्स भी जितने होते हैं, जो बच्चों को स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है ना, बिल्कुल ऐसे, सो एक नॉर्मल किसी स्कूल में आप जाए ना तो उसको उस बच्चे को ये बताया जाएगा कि व्हाट्स योर नेम का मतलब है तुम्हारा क्या नाम है। अब आप सोचिए कि एक वो अंग्रेज जिसको पंजाबी सीखनी है सही, और आप एक अंग्रेज को खड़ा कर देते हैं कि भाई आप पंजाबी की सिखाएं उस बच्चे को लेकिन अंग्रेजी में, तो वो कभी नहीं सीख पाए। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, वैसे आपकी बेशुमार अचीवमेंट्स हैं, आपने बहुत बड़े बड़े ओहदों पे भी सर्व किया, मुझे ये सिर्फ बताइएगा कि कोई ऐसा मोमेंट बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या जहाँ पे आपको लगा हो कि वाओ दिस इज़ माय अचीवमेंट, वो क्या है? अचीवमेंट के स्केल्स बहुत डिफरेंट होते हैं अली। मेरे लिए एक मोमेंट ऐसा आया था मेरी लाइफ में व्हेन आई वाज टीचिंग, एंड दैट मोमेंट वाज मोर देन अचीविंग ऑस्कर्स और गोल्डन ग्लोब। सही, हमारे एक बड़े डिस्टिंक्टिव एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उनका एक बेटा मेरे पास पढ़ता था, सही, एंड वो बचपन में एक एक्सीडेंट से गुजरा कि उसका चेहरा जल गया था। ठीक है, वो बहुत सी साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स से गुजरा था। मैंने बचपन में, वो कहते हैं ना कि आप टीचिंग में वो रेप्लिकेट करते हैं जैसे टीचर्स आपको मिले होते हैं। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे अंग्रेज़ टीचर्स वो मिले जो बहुत लविंग और बहुत मदरली थे। सो मैंने वही चीज़ वापस की, बिल्कुल ठीक, और मोहब्बत के साथ टीच करना वो इतना बड़ा मैजिक है कि बच्चे को चेंज कर देता है। सो वो एक पेरेंट्स जो ये सोचते थे कि उनका बच्चा साइकोलॉजिकली नॉर्मल नहीं है, उन पेरेंट्स की तरफ से जब मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला कि थैंक यू फॉर मेकिंग अस रियलाइज दैट वी आर द पेरेंट्स ऑफ अ नॉर्मल इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग बॉय, सही, सो वो मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट थी और वो इतनी बड़ी ड्राइव थी कि अगर एक उस्ताद चाहे
तो वो वाकईतन बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने बात की कि लव केयर एंड अफेक्शन से आपने उसको चेंज किया, हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो अब किसी हद तक लोग मानते हैं। अगर कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो वो बस यही था कि आप स्ट्रिक्टली जो है वो स्टूडेंट्स को डील करें और स्ट्रिक्टली उनसे अपने काम करवाएं। इसको आप ठीक समझती हैं? कि मैं बिलीव करती हूँ फर्म एंड फ्रेंडली बिहेवियर पर। एक दूसरा, आप ये देखें कि आप कौन सी एज ग्रुप को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अगर आप आते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर तो वो लैब टू लैब ट्रांसफर है। सही। एक बच्चा एक माँ की गोद से 3-3.5 साल का निकल रहा है और वो एक दूसरी माँ की गोद में आ रहा है। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली मदरली टू दैट चाइल्ड। ठीक है, मैं खुद भी जब टीचिंग में रही, आप यकीन मानिए कि मेरे कितने बच्चे थे जो मेरी गोदों में चढ़ के बैठ के काम कर रहे होते थे और मैं उनको गोदों में उठा उठा के फिर रही होती थी। आई जेन्युइनली लव्ड इट। ठीक है, फिर एक एज आती है जो आपकी प्राइमरी स्कूल एज। ठीक है। ठीक है, वहाँ पे आपको अलग तरीके के साथ डील करना है। जब बच्चे एडोलेसेंट पीरियड में आते हैं, बिकॉज आई हैव हेडेड अ बॉयज कॉलेज एज वेल। ठीक है, सो ऑब्वियसली मेरा वे ऑफ treating the boys of college would be totally different than the way I used to treat the kids of बिल्कुल ऑब्वियस। early learners। ठीक है, वहाँ पे आपको firm and friendly होना पड़ता है कि आप दोस्ती रखें इस हिसाब से कि कोई बच्चे को कोई भी मसला हो तो आपसे बात कर वो इतना भी स्टिफ आप ना हो कि वो बच्चा अपना प्रॉब्लम आपसे शेयर ना कर सके, और आप इतने ओवर फ्रेंडली भी ना हो कि बच्चा आपको फॉर ग्रांटेड ले। सही। एक अच्छा बैलेंस रखें। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि पिम के साथ आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? आप अभी भी इनके साथ मुंसलिक हैं, तो कैसा सफ़र आपका चल रहा है? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑब्वियसली एक बहुत बहुत बड़ा नाम है। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस प्लेस टू सर्व। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। और सेकेंडली चूँकि एक वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और वो केटर भी कर रहे हैं मोस्टली उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट आ रहा है। ठीक है, सो एक्सपीरियंस एक तो अच्छा है, और दूसरी एक चीज़ जो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग ड्राइव मिल रही है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो आपको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग मिल जाती हैं। ऐसे ही आपके बहुत अच्छे अच्छे इवन जो स्कूल्स हैं वो बाहर से ट्रेनर्स बुलवाते हैं और देते हैं। सही। ठीक है, बट गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी या गवर्नमेंट एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी आपको एक अच्छी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ टीचर्स के लिए भी और एकेडमिक हेड्स के लिए भी ओपन करनी चाहिए। सो अल्लाह का शुक्र है, आई एम रियली हैप्पी। मैम, करिकुलम डेवलपमेंट पे आपने काफ़ी काम किया है, इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि आपने ख़ुद कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए करिकुलम के हवाले से। जब आप पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अगर आप पिछले चंद एक डेकेड्स निकालते हैं तो यहाँ पे बहुत थेरी बेस्ड लर्निंग है। बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिकल उस ठीक है, अब होता ये है कि जब वो बच्चे जो बचपन से हम एक बड़ी लंबी बच्चे ने ये स्ट्रॉन्ग CGPA लिया, बच्चे ने इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स ले लिए, और फिर एक डिबेट आती है कि जी इतनी डिग्रीज हैं हमारे बच्चे के पास लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, मैं इस स्टेटमेंट के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि एम्प्लॉयमेंट है उस बच्चे के लिए जिसके पास नॉलेज है। सही। ठीक, सो अगर आप प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग देते हैं बच्चे को तो बच्चे के पास ना सिर्फ नॉलेज आएगा, थ्योरी आएगी, उसके पास स्किल भी आएगा। सही। जो अभी की लॉट हम लोगों की अनएम्प्लॉयड है उनके पास प्रॉब्लम ये है कि उनके पास बुकिश नॉलेज तो है, ठीक है, बट जो एक रेलिवेंट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको पर्टेनिंग टू दैट जॉब चाहिए वो नहीं है। ऐसे ही। और किसी इदारे ने अगर आपको ऑन बोर्ड लेना है, आपके सर्विसेज लेनी है, तो उनको आपको उस इंफॉर्मेशन के बारे में हायर करना है जो उनके फायदे में है। बिल्कुल ठीक है। उनको आपके CGPA से फायदा नहीं होगा। सो जब आप प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करेंगे तो कहीं एंटर होने के लिए बस एक है आपकी डिग्री और CGPA, लेकिन उसके बाद तो स्किल्स ही हैं। उसके बाद स्किल्स ही हैं। सो जब आप क्यूरिकुलम ऐसा डेवलप करते हैं कि बच्चे की लर्निंग प्रैक्टिकल बेस्ड है और वो शुरू से चलती आ रही है, तो बाय द टाइम बच्चा अपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होगा वो एक स्किल्ड लर्नर होगा। मैम, आने वाले वक्त में आपका कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसा गोल जो आपने देखा हो, जिस ख्वाब को पूरा करना चाहती हूँ, वो क्या है?
ख्वाब तो बहुत हैं और ये वो वाले ख्वाब नहीं हैं जो सोए हुए देखे जाते हैं। ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सही, बहुत खूबसूरत। ठीक ऐसे है। ही। तो वो एक ख्वाब ये है कि इस मुल्क के अंदर असातिज़ा तालीम के साथ साथ तरबियत भी दें। ठीक है। ये नहीं कह सकती, ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे तफरीक ख़त्म हो जाएगी। देयर वोंट बी एनी एकेडमिक और एजुकेशनल डिफ्रेंसिएशन, देयर विल बी, बट वो गैप्स बहुत अच्छे ब्रिज आउट हो जाएं ऐसे ही। ताकि हम अनफॉर्चुनेटली एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स्ड, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स्ड और एक कंफ्यूज्ड जनरेशन को अपब्रिंग ना करें। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हुमा पराचा साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू बहुत सो सारे मच। सवाल थे लेकिन आपने काफ़ी सारी चीज़ें मुख्तसर सवालों में ही कवर कर दी हैं। तो मैं नाजरीन की तरफ भी बढ़ता हूँ कि आप लोग भी यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा इनकी लाइफ जर्नी स्ट्रगल सुन के, और ख़ास तौर पे जो इन्होंने अपनी इंस्पिरेशन का जिक्र किया, जो इनकी एक टीचर थी जिन्होंने इनको पे बैक के बारे में बताया, वो यकीनन बहुत एक वैल्यूएबल एसेट है। और आप लोगों के लिए भी इसमें यही मैसेज है कि आप भी जब किसी जगह पे पहुँचें तो जिसने आप पे एहसान किया या कुछ सिखाया, आप उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें और उसकी बात पे ज़रूर अमल करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।